हेलो बच्चों, आज मैं पुनः एक वीडियो 20 प्रश्न वाला सीरीज लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज के वीडियो में भी आप लोगों को 20 प्रश्न जल्दी जल्दी किस तरह हल किया जाता है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। जिस तरह के प्रश्न अक्सर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे 20 प्रश्नों को आज के इस वीडियो में फिर से मैं शामिल कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पूर्व आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए पढ़ते हैं यह सबसे पहला प्रश्न। देखिए लिखा है, किस धन का 17% रुपये 18 होगा। करना क्या है, इस प्रश्न को गणित के संकेत के रूप में लिखेंगे। यानी कि इस प्रश्न को संकेत के रूप में लिखने पर क्या करना है, मान लो किस धन लिखा है ना, तो धन को मान लो x है, तो संकेत कैसे बनेगा, देखो किस धन, तो धन के जगह किस धन के जगह हम क्या लिखेंगे, x का माने क्या होता है, गुणा 17% को भिन्न में लिखते हैं, क्या लिखते हैं 17/100, और क्या प्राप्त होता है, रुपये 68। तो जो प्राप्त होता है उसको हमेशा बराबर चिन्ह के बाद लिखा जाता है। ये गणितीय संकेत में प्रश्न को बदलने का नियम है। अब इस तरह हमने बदल दिया। अब देखो x का गुणा है 17/100 से। अब हमको x का मान जानना है, भाई धन का मान जानना है, तो x का मान जानना है तो x के साथ जो भी है वो सब पक्षांतर होगा। तो ये देखो भाग में है तो उस तरफ 68 के साथ गुणा हो जाएगा, और 17 जो गुणा में है x के साथ वो भाग हो जाएगा। तो इस तरह इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 17 एकम 17 और 17 चौक 68, यानी कि 4 × 100, नीचे तो 1 बन गया, तो 4 × 100 यानी क्या होगा जी, 400 रुपये। तो यही क्या है, वह धन है जो कि जिसका 17% 68 रुपया है। ठीक, तो आंसर क्या मिला, 400। देखो नीचे 4 ऑप्शन है, कौन सा है, सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, 150 मीटर का 2 किलोमीटर के साथ क्या अनुपात है। ऐसे प्रश्न में देखिए ये मीटर में इकाई लिखा है, इसका इकाई क्या है, किलोमीटर है। तो जब तक इकाई समान नहीं होगा तब तक उसको अनुपात में नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, ये मीटर में है तो इसको भी मीटर बना लेते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम मैंने यहाँ लिख दिया है, सर्वप्रथम दोनों का इकाई समान करते हैं, या तो दोनों मीटर रहेगा दोनों को, यानी कि ये मीटर में है उसको किलोमीटर बना देंगे, इसको भी किलोमीटर, या फिर ये मीटर है तो इसको भी मीटर बनाना है। ठीक, दोनों में से किसी भी तरह से हल करोगे, दोनों में उत्तर वही आता है। तो देखो मीटर बनाने पर मैंने क्या किया, दोनों को मीटर बना दिए। तो ये तो पहले से मीटर है 150 मीटर, तो 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर, जान रहे हो किलो माने 1000, तो 2000 मीटर हो गया। इस तरह हमने दोनों को मीटर बदल दिया। अब क्या किया, देखो अनुपात माने क्या होता है जी, बटा, पहला वाला संख्या अंश होता है, अनुपात चिन्ह के बाद वाला हर होता है। इस तरह हमने हल किया, ऊपर का 1 0 नीचे का 1 0, 5 × 15 5 × 20 5 0 0, तो 3/40, और 3/40 को ही अनुपात में क्या लिखा जाता है, 3:40। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, किसी संख्या का 1/4वें भाग और 1/5वें भाग का अंतर 5 है, तो वह संख्या क्या होगी। चलिए समझते हैं। माना कि वह संख्या x है, मान लो ये किसी संख्या की जगह हम क्या लिख लो, x मान लो। तो इस प्रश्न को अगर संकेत में बदलें तो कैसे लिखाएगा, देखो किसी संख्या, तो 1 लिख दो किसी संख्या की जगह में, का माने गुणा 1/4, तो का के बाद 1/4 लिखेंगे। अब इसको हल करो तो x का गुणा 1 से होगा, 1 से 1 कम x, 4 का 4, तो ये मिल गया किसी संख्या का 1/4वें भाग। अब लिखा है 1/5वें भाग, तो वही x का 1/5 भाग, तो x का 1 से गुणा होगा x और 5, यानी कि ये है किसी संख्या का 1/5वें भाग। प्रश्न में लिखा है का अंतर 5 है, अंतर माने
दोनों को आपस में घटाएं इस तरह। ये किसी धन का 1/4वें भाग है और ये किसी धन का 1/5वें भाग है। तो दोनों का अंतर, तो दोनों के बीच में घटाने पर जो संख्या मिलता है वो क्या है जी? 5 है। तो इस तरह संकेत रूप में लिख दिया हमने। अब ये भिन्न है, तो भिन्न को हल करने का नियम क्या है? भिन्न का घटाने से संबंधित प्रश्न है, तो हरों का लघुत्तम निकालते हैं। तो 4 पंचे 20। अब गुणनफल के द्वारा लघुत्तम समापवर्त मिला है, इसलिए तिर्यक गुणा करते हैं। तो 5 का x से गुणा होगा 5x, 4 का x से गुणा होगा 4x। 5x में से 4x घट गया, क्या बचा? खाली एक x बचेगा, एक को नहीं लिखा जाता। अब मिल गया x/20। इधर क्या है? बराबर चिन्ह किस पार? 5। x का मान जानना है, इसलिए 20 को करेंगे पक्षांतर। तो 20 को पक्षांतर करेंगे तो देखो भाग में है, इसलिए गुणा हो जाएगा। तो 20 पंचे 100। तो इस तरह अतः वह संख्या क्या है जी? 100 का माने, उस संख्या को 100 माने थे, अतः वह संख्या क्या है? 100 है। ठीक, एक बार मैं इसको ऊपर करके पूरा दिखा देता हूँ। देखो इस तरह से हमने बनाया। क्या करना है, इसको आसानी से बनाना है तो तुरंत क्या करोगे? सीधा किसी संख्या का ये चौथा भाग है, ये 5वां भाग लिख लो, यानी वो संख्या का बटे कितना लिखा है? x/4 और x/5, और दोनों का अंतर 5 है, तो ऋण इसके बीच में, फिर बराबर 5। अब बस इसी को हल करोगे तो x का मान मिल जाता है। ठीक, तो यही क्या है? इस प्रश्न का आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखो लिखा है, किसी वस्तु को 336 रुपये में बेचने पर 16% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो क्रय मूल्य को, ठीक है, ये प्रतिशत वाला दिया रहेगा ना, तब क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानना है। तो नियम क्या कहता है? देखो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ने पर हमको क्या मिलता है जी? क्रय मूल्य मिलता है। और हानि का प्रतिशत प्रश्न में दिया है और क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानना है। तो जब 16% में कितना जोड़ेंगे तो भाई ये 100 होगा, तो 84। स्वाभाविक सी बात है। बस यही से हमें पता चल जाता है कि इसको 100 माने तो हानि को उसमें घटाएंगे तब तो मिलेगा। तो 100 में 16% घटा दिए तो मिल गया हमको 84% विक्रय मूल्य का प्रतिशत। चूंकि विक्रय मूल्य का राशि भी हमको पता है, अतः प्रतिशत और राशि जब दोनों पता हो जाए तो सीधा 1% का मान ज्ञात करेंगे। तो 84% बराबर 336। तो 1% बराबर ऐकिक नियम से बटे 36। तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य को 100% माने है ना, तो 100% का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 1 से अधिक का जानना है तो गुणा। अब देखो ये हल कैसे हुआ है? 4 दूनी 8, 4 एक कम 4। अब इसको देखो 4 दूनी 8, बचेगा 2, बन गया 20, 4 पंचे 20। अब ये हमारा 21 है, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21। इसको देखो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 112 मिला ऊपर। अब यहाँ क्या मिला है? 7, तो 7 एक कम 7 और 7 एक कम 7, एक आया, क्या बचा यहाँ? 4, तो 42 बन गया, 7 छक्का 42। तो इस तरह क्या मिला? 16 गुणित 25। तो 16 गुणित 25 करो, क्या मिलेगा? 400 रुपये। यही इस प्रश्न का आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। तो शुरू में सबसे बड़ा संख्या व अंत में सबसे छोटा संख्या लिखा जाता है। तो इस नियम के अनुसार देखें तो ऑप्शन सी को आप लोग देखो, ये 21.4, फिर 21.22, यहाँ ये बड़ा है। क्यों? यहाँ 21.4 लिखा है, ऐसे लग रहा होगा आप लोगों को। तो कभी भी इधर से देखते जाते हैं, यानी कि बड़े स्थान से मिलाते जाते हैं। तो 21 तो इसमें भी लिखा है, 21 इसमें भी लिखा है, तो इससे तो समान है। यहाँ देखिए 4 दशांश, इसमें 2 दशांश, इसका मतलब ये बड़ा है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखें तो 12 लिखा है इकाई दहाई में, इसमें 21, तो ये तो छोटा हुआ। यहाँ देखें 12 तो इसमें भी है, लेकिन इसमें दशांश 2 है, इसमें दशांश 1 है, तो 2 दशांश बड़ा होता है। फिर आगे को मिलाने की जरूरत नहीं है।
इस तरह यही घटते क्रम में लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन को देख लो, नहीं लिखा है। कैसे देखो, 12 यहाँ 21, तो ये तो 12 छोटा है ना, 21 बड़ा है, तो बढ़ते क्रम हो गया। दूसरा को देखो, 12 लिखा है यहाँ, 12 तो यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ देखो एक दशांश, यहाँ दो दशांश, तो एक दशांश से बड़ा तो दो दशांश है ना, तो ये तो बढ़ते क्रम में हो गया। इसको देखो 12.21, यहाँ 21, तो ये भी बढ़ते क्रम में हो गया। ठीक, तो इस तरह अवरोही क्रम में केवल ये ऑप्शन सी लिखा हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 197 है। यदि उन दोनों संख्याओं का अंतर 25 है तो उनमें से छोटी संख्या है। बहुत ही सरल प्रश्न, परंतु सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है इस तरह का प्रश्न, इसलिए ध्यान से देखिए। कभी भी दो संख्याओं का योगफल दिया हो, दो संख्याओं का अंतर दिया हो और हमें छोटी संख्या पूछे, तो क्या करते हैं, वो योगफल में से अंतर राशि को घटा देते हैं। तो घटाने पर देखो योगफल 197, अंतर है 25, घटाने पर मिला 172। अब इस अंतर जो राशि मिला, घटाने पर जो संख्या मिला, उसको दो भाग करते हैं। तो 172 को देखो 2 से भाग किया, कितना मिला, 86। तो यही क्या है, सबसे छोटी संख्या है। मान लो प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या पूछता तो हम 197 और 25 को जोड़ते, फिर 2 से भाग करते, तो जो भागफल प्राप्त होता वो सबसे बड़ी संख्या होता। ठीक, आशा है ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न लिखा है 2.25 का सरलतम भिन्न रूप है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। जब भी इस तरह दशमलव वाली संख्या का भिन्न रूप लिखना है तो उसको लिख दो और दशमलव के स्थान पे नीचे बटे चिन्ह के नीचे 1 लिखना रहता है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं दाएं हाथ तरफ, तो 1 2, उतना 0 लिख देते हैं। तो इस तरह दशमलव वाली संख्या को जब मैंने भिन्न रूप में लिखा तो क्या मिला, 225/100, ये हो गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है सरलतम भिन्न में लिखना है, यानी कि इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 होगा, तभी उसको माना जाता है सरलतम रूप में। समझ रहे हैं, भिन्न को सरलतम रूप में तभी मानते हैं जब अंश और हर में लिखी हुई संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, यानी उसको और आपस में कटाया या भाग दिया ना जा सके, तब उसको सरलतम रूप में माना जाता है। चूंकि यहाँ देखो 225 और 100 को आपस में 25 से भाग किया जा सकता है, 25 चौक 100 और 25 निया 225, तो सरलतम रूप क्या मिला, 9/4। 9/4 को आप और किसी संख्या से भाग नहीं कर सकते, यानी कि 9 और 4 का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, 1 होता है। ऐसे कंडीशन में हम भिन्न को सरलतम रूप में मानते हैं। तो यही है इसका आंसर 9/4। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो उसी काम को 4 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए इसका एक सूत्र है M1 × D1 बराबर M2 × D2, यानी कि कितने आदमी कितने दिन में काम किए वो एक कार्य हो जाता है, और उसी कार्य को, यानी कार्य तो समान है ना, कार्य में अंतर नहीं है, ये जितना कार्य है वही कार्य ये भी है। तो यहाँ आदमी की संख्या बदलेगा तो दिन की संख्या भी बदल जाएगा। ठीक, तो ये एक सूत्र है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न में जो दिया है आदमी की संख्या और दिनों की संख्या, उसको इस तरफ लिखते हैं। तो M1 क्या है, मेन यानी कि आदमी की संख्या, और D1 क्या है, कितना दिन में किया, D 12 दिन में। अब प्रश्न में दिया है 4 दिन में, तो ये दिन की जगह हम 4 लिख देंगे। कितने आदमी लिखा है, तो यही आदमी की संख्या पता करना है। तो देखो गुणा के नियम के अनुसार से या कहें या पक्षांतर के नियम के अनुसार से M2 जानना है। M2 के साथ गुणा में है 4, तो गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे भाग हो जाएगा। इस तरह इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो 7 × 3 यानी कि 7 × 3 = 21 लोग उस काम को करेंगे। ठीक, यही इस प्रश्न का आंसर है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है 4967 और 9444 को निकटतम 100 तक सन्निकटित यानी कि निकटतम करने पर संख्याएं हैं, ऐसा पूछा है। तो देखो क्या करेंगे, दोनों संख्या को 100 तक यानी कि सैकड़े के स्थान तक सन्निकटित करना है। तो देखो 4967 में सैकड़े के स्थान पर कौन है, 9। तो 9 से बाएं हाथ की ओर जितना भी अंक है उनको लिखा जाता है। तो 9 को लिखेंगे क्योंकि 9 तक सन्निकटित करना है, और इधर 4 तो इसको लिख दिए। और 9 के बाद कितना अंक है, 1 2, तो 2 जीरो लिख देते हैं। यानी जिसका निकटन जानना है, जिस स्थान तक सन्निकटित करना है, उसके दाएं हाथ की ओर जितना अंक रहेगा वो सबको जीरो बना के लिखते हैं। और जिसको सन्निकटित करना है, जिस स्थान तक सन्निकटित करना है, वहाँ से बाएं हाथ की ओर जितना भी अंक है उसको उसी रूप में लिख दिया जाता है। तो इस तरह उस नियम से 4900 बन गया। अब देखते हैं सैकड़े तक सन्निकटित करना है, तो सैकड़ा के दाएं हाथ की ओर पहला स्थान कौन सा है, दहाई। और दहाई में अगर 5 या 5 से बड़ा अंक हो तो जिस स्थान में सन्निकटित करना है वहाँ 1 जोड़ दिया जाता है। तो चूंकि 5 से बड़ा अंक है 6, इसलिए सैकड़ा वाला स्थान में 1 जोड़ रहे हैं। तो देखो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 1 10, हासिल 1 4 1 5, तो कितना है 5000। ठीक, अब इसका देखें तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा 4 सैकड़ा वाला स्थान है, तो 4 से इधर वाला लिखेंगे तो यहाँ भी 94, इसके बाद वाला 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर सैकड़ा के दाएं हाथ तरफ जो दहाई वाला स्थान है उसमें 5 से छोटा है, तब की स्थिति में कुछ जोड़ना नहीं है, बस इसी रूप में इसका निकटन मान हो जाएगा। अब कह रहा है ठीक, तो इस तरह उत्तर क्या मिला, 5000 और 9400। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। देखिए लिखा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:3 है तथा 10 वर्ष पूर्व उनके आयु का योग 40 वर्ष थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए आप लोगों को बता दूं, इस साल नवोदय के सिलेबस में यह अनुपात वाला प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इस वीडियो में इसको शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। माना कि पिता की वर्तमान आयु 9x है तथा पुत्र की 3x। कैसे मानेंगे, ये अनुपात को देखना है। 9 पिता का अनुपात है, 3 पुत्र का अनुपात है। तो जब भी अनुपात के प्रश्न में मानने वाला x मानने वाला विधि से बनाओगे तो यही अनुपात के साथ x को गुणनफल के रूप में करके मानना रहता है। क्लियर। तो इस तरह हमने क्या मान लिया, पिता की वर्तमान आयु 9x, पुत्र का 3x। यहाँ से जाने तो 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितना होगा, ये तो वर्तमान में है ना 9x, 10 वर्ष पूर्व 10 घट जाएगा, तो 9x में से ऋण 10 हो गया। कब, 10 वर्ष पूर्व इतना वर्ष होगा। अब पुत्र का भी 10 घट जाएगा, तो 3x था वर्तमान में, 3x है वर्तमान में, तो ऋण 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 वर्ष पहले का आयु पुत्र का। प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का योग 40 वर्ष है। तो ये हो गया 10 वर्ष पहले पिता का उम्र और ये हो गया पुत्र का उम्र। योग माने दोनों बीच में धन का चिन्ह रहेगा। तो इस तरह इसको हल करने पर क्या मिलना चाहिए, 40। तो 9x और 3x को जोड़ो कितना हुआ, 12x। ऋण 10 को जोड़ोगे ऋण 20 हो जाएगा। इस तरह ऋण 20 पक्षांतर करेंगे तो धन 20, तो 40 के साथ 20 जुड़ा 60। अब 12 के साथ 1 गुणा में है, 1 का मान जानना है, इसलिए 12 को पक्षांतर करेंगे तो गुणा है तो भाग, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। 1 का मान क्या मिला, 5। क्या मान मिला, 5। अब देखो हमने पिता की वर्तमान आयु को क्या माना था, 9x। यहाँ पर देखिए वर्तमान आयु 9x, बस 1 का मान मिल गया। तो 9x में 1 के जगह में 5 लिखेंगे, चूंकि 9 और 1 का गुणन, चूंकि 9 और 1 के बीच में गुणा हो रहा है, इसलिए 9 5 के बीच में गुणा करेंगे, 9 पंचे 45 वर्ष। यही क्या है, पिता की वर्तमान आयु है। क्लियर, आशा है समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मोहन ने 8% साधारण ब्याज की दर से बैंक से 2500 रुपये कर्ज लिया। बताओ
5 वर्ष बाद बैंक को कितना रुपये लौटाएगा। भाई कभी भी किसी से उधार लेते हैं तो जब लौटाते हैं तो जितना पैसा उधार लिए रहते हैं, कर्ज लिए रहते हैं, वो और उसका ब्याज, यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों देते हैं, और मूलधन और ब्याज के योगफल को क्या बोला जाता है, मिश्र धन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिश्र धन। यानी कि मोहन ने 5 वर्ष बाद ये 2500 लौटाया होगा और साथ में ब्याज जोड़कर, ठीक, और 2500 और ब्याज को जोड़कर क्या बनता है जी, मिश्र धन लौटाएगा। ठीक, तो देखें ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। आप सभी जानते हो। तो मूलधन कितना है, कितना लिया था, वही मूलधन कहलाता है 2500। दर 8% प्रश्न में लिखा है, समय 5 साल के लिए और बटे 100। तो इस तरह 0 0 ऊपर नीचे कट गया और 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे 200। तो इस तरह 200 और ये गुणा 5 तो कितना आ जाएगा, 1000। तो 1000 रुपये क्या मिला, ब्याज। अब देखो मिश्र धन हमको जमा करना है ना, तो 2500 रुपये उधार लिया था, 1000 रुपया 5 साल में ब्याज बना 2500 का, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हुआ, 3500 रुपये। तो यही 3500 रुपये मोहन क्या है जी, 5 साल में बैंक को लौटाएगा। यही आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ठीक, आशा समझ में आ गया होगा, सरल प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 47, 53 व 65 को भाग दें तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक, तो करना क्या है, देखो 5 शेष बचे लिखा है, तो इन संख्याओं में से पहले 5 घटा के लिख लेना है। तो 47 में 5 घटाएंगे 42 प्राप्त होगा, 53 में 5 घटाएंगे 48 प्राप्त होगा, 65 में 5 घटाएंगे 60 प्राप्त होगा। अब ये जो प्राप्त संख्या है, 3 संख्या, इनका निकालेंगे हम लोग महत्तम समापवर्तक। ठीक, क्योंकि हमें क्या पूछा है कि जिससे भाग दें, तो भाजक से भाग दिया जाता है। भाजक के लिए एक और शब्द क्या है, अपवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक में अपवर्तक निकलता है, तो सभी का अपवर्तक चाहिए ना, जिससे इन तीनों को भाग दिया जा सके। तो इन तीनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो इस तरह महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। कैसे, जब तक ये तीनों संख्या भाग जाएगा तभी तक भाग देते हैं और फिर इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, देखो 2 से भाग किए 21, ये 24, 30, 3 से भाग गया, उसके बाद 2 और 3 ही मिला, तो 2 और 3 का गुणा 6। तो 6 ही वह संख्या है जिससे हम अगर 47, 53 और 65 को भाग दें तो 5 शेषफल बचता है। ऑप्शन से भी इसको आसानी से हल कर सकते थे। कैसे, जरा देखो, 12 से भाग दोगे 47 को तो कितना आएगा, 12 तिया 36, तो शेषफल तो ज़्यादा बच रहा है। इसको भाग करोगे 12 चौक 48, तो यहाँ तो शेषफल 5 है, यहाँ 12 पंचे 60, तो शेषफल 5 यहाँ ठीक है, लेकिन इसमें शेषफल 5 नहीं बच रहा है। 9 से भाग करके देखो तो भी सभी में 5 शेषफल नहीं बचता। तो ऐसे प्रश्नों को ये जो ऑप्शन दिया है उससे भाग करके देखो, अगर सब में 5 बचेगा, जिस संख्या से में 5 बचेगा, या प्रश्न में जो भी लिखा है इसमें 5 शेष बचना चाहिए लिखा है, तो हमको इसमें भाग कर करके देखना था। तो 6 में ही भाग करने पर सभी में 5 शेष बचता है, बाकी संख्या में नहीं बचता। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कई तरीक़ा से हल कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 1/8 धन 1/8 का दशमलव रूप है। यानी देखो 1/8 धन 1/8 लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, पहले एक भिन्न प्राप्त करेंगे। तो जान रहे हो सरल है, 1/8 और 1/8 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2/8। हर समान होने पर अंशों को जोड़ दिया जाता है। 2/8 मिल गया। सरल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। इस तरह 1/4 मिला और 1/4 का दशमलव रूप क्या होता है, 0.25। तो यही है इस प्रश्न का आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ठीक, आशा समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 200 का 1/8 गुणित 2.5 का मान क्या होगा। सिंपल सा काम है, बस इसको लिख लिए। यहाँ का माने क्या होता है,
गुणा, तो का पहले हल किया जाता है, याद रखना, गुणा बाद में, ठीक है। तो ये का को गुणा में बदल के इसको हल किए, तो इसको हल करेंगे क्या मिलेगा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, बचेगा 4, 40 बन गया, 8 पंचे 40, तो 25 मिला इस यहाँ पर, तो 25 गुणित क्या 2.5, और 25 का 25 से गुणा करो कितना मिलता है 625, दशमलव एक अंक के बाद लगेगा, एक अंक के बाद लगा दिए, कितना हो गया 62.5। यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक आयताकार पानी की टंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है, तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना। देखो पानी की मात्रा पूछा गया है, कितना पानी भरा जा सकता है टंकी में, तो कितना पानी भरा जा सकता है भाई, टंकी का जितना आयतन होगा। तो टंकी का आयतन यानी किसी का आयतन निकालते हैं तो सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई दिया है प्रश्न में 5 मीटर, चौड़ाई दिया है 2 मीटर और ऊंचाई दिया है देखो 3 मीटर, लिखा है ना, ऊंची 3 मीटर। गुणा करो 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, और आयतन का इकाई क्या होता है जी, घन मीटर, तो इस तरह 30 घन मीटर होगा। अब देखो चूंकि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना। 1 घन मीटर बराबर कितना होता है 1000 लीटर, तो कितना घन मीटर है 30, तो इस तरह यहाँ लिख देता हूँ 30 घन मीटर का जानना है हमको, आयतन 30 घन मीटर है ना, तो 30 घन मीटर में कितना आएगा, 1000 से 30 का गुणा होगा, तो 30,000 लीटर पानी उस टंकी में आएगा। ठीक, तो इस तरह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो यहाँ 30 घन मीटर लिखा है, ये आयतन है, लेकिन लीटर नहीं लिखा है। प्रश्न में कितना पानी भरा जा सकता है, कितने लीटर पानी भरा जा सकता है ये पूछा है, तो जो भी ये आयतन आएगा उसमें 1000 का गुणा करना रहता है, तब वो लीटर में परिवर्तित हो जाता है। इसी को मुख्य रूप से ध्यान देना है। ठीक, तो जितना घन मीटर आएगा उसके साथ 1000 का गुणा कर दोगे तो लीटर बन जाता है, आयतन क्या बन जाता है, लीटर बन जाता है। ठीक, तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। संख्या देखो लिखा है 3,92,705 में 7 के स्थानीय मान व जाति मान, जाति मान का और क्या क्या शब्द बोलते हैं, अंकित मान, आंकिक मान, ये तीनों का अर्थ एक ही होता है, में अंतर। तो देखो क्या करेंगे, इसमें से ये 7 जो अंक है इसका स्थानीय मान क्या होगा, चूंकि इकाई दहाई सैकड़ा में लिखा है इसलिए 700 स्थानीय मान, और जाति मान या अंकित मान या आंकिक मान कहें तो जो अंक लिखा है वही उसका आंकिक मान होता है, तो 7 है तो 7 ही होगा उसका जाति मान। अब लिखा है अंतर, अंतर माने उस दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या मिला 693, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 27 पेन का विक्रय मूल्य 30 पेन के क्रय मूल्य के तुल्य है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब देखो भाई पेन का अंतर क्या कहलाएगा, लाभ। 30 पेन खरीद कर 27 पेन को उतने में ही बेच दिया, तुल्य है लिखा है। ठीक, जितना में खरीदा था उतना पैसा उसको मिल गया 27 पेन बेचने पर, तो 3 पेन तो उसको फायदा हो गया ना जी। तो इसीलिए लिखे हैं लाभ बराबर क्या हुआ, पेन का अंतर, यानी 30 पेन में से 27 पेन घटा दिए तो 3 पेन क्या हो गया, उसको फायदा हो गया, क्योंकि 27 पेन बेचने पर उसको 30 पेन को जितना में खरीदा था उतना पैसा मिल गया। तो अतः लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100%। अब प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, दोनों बराबर है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, यानी जितने में खरीदा था उतने रुपये में बेच दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रय मूल्य में जो 30 पेन था उसके जगह में विक्रय मूल्य की जगह में ये विक्रय कितना पेन है उसको लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखो 3 एकम 3 3 निया 27, क्या मिला 1/9 गुणित
100%, यहाँ 100%। ठीक, अब देखो इसको 9 से 100 को भाग करना है, तो देखो 9 से 100 को भाग करके देखो कितना आएगा, 11 सही 1/9%। तो यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न लिखा है 4 दर्जन केलों का दाम 24 रुपये है, तो 150 केलों का दाम कितना होगा। सिंपल सी बात, 4 दर्जन यानी कि 1 दर्जन में 12, तो 4 बारम 48 केले का दाम पूछ रहा है। 48 केले का दाम बताया है 24 रुपये, तो एक केला का एक नियम से 24/48, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, इस तरह सरल भी कर सकते हैं। अब देखें 150 केले का, तो एक केला का 24/48, तो 150 का अधिक यानी कि गुणा। अब देखो हल करो, 24 से कम 24, 24 दूनी, तो 1/2 मिला। अब 2 से भाग करोगे 150 को कितना मिलेगा, 75 रुपये। तो इस तरह 150 केले को कितना में बेचा, 75 रुपये में। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है, तो दर कितनी होगी। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। कोई धन दोगुना हो जाता है अर्थात मूलधन व ब्याज बराबर हो जाता है। माना कि मूलधन 100 रुपये हो, तो ब्याज भी 100 रुपये हो जाएगा। भाई डबल हो जा रहा है, 100 रुपये उधार दिए थे, अब ब्याज भी जब 100 रुपये मिलेगा तभी तो वो 100 से 200 होगा ना जी, डबल होगा। तो इस तरह दर बराबर क्या होता है सूत्र, ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। तो ब्याज कितना हो गया, 100 रुपया, और ये तो सूत्र का है, मूलधन कितना माने 100, समय 5 वर्ष, ये 100 कैंसिल, क्या बचा 100/5, और 100 को 5 से भाग करो कितना आएगा, 20%। तो यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। अब शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी इस तरह दोगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, ऐसा प्रश्न आए, क्या चीज, ऐसा प्रश्न आए और उसमें दर पूछे या समय पूछे। प्रश्न में क्या पूछा है, दर, तो दर पूछेगा तो समय दिया रहता है, और समय पूछता है तो दर दिया रहता है। तो ऐसे प्रश्नों में दोगुना हो जाएगा लिखा है, तो 100 को ये जो समय दिया है उससे भाग कर दो, तुरंत उत्तर आ जाता है। ठीक, अगर मान लो इसी प्रश्न में तिगुना लिखा रहता, तो तिगुना हो जाता, माने 100 अगर मूलधन होता तो 200 ब्याज होता, तब तो तिगुना होता कुल राशि। तो 200 को भाग करते, समय दिया रहता तो दर मिलता, दर दिया रहता तो समय मिलता है। ठीक, तो कितना गुना हो जाता है करके लिखा है, उसी को देखना है। 2 गुना तो 100 से भाग, तो 100 को भाग करना है दर या समय से। अगर तिगुना लिखा है तो 200 को भाग करना है दर या समय से, जो भी दिया रहेगा। ठीक, तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए, आशा है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये 4 ऑप्शन है। प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या और संख्या का 3/5 भाग का अंतर, अंतर माने घटाएंगे संख्या को और उसके 3/5 भाग को, तो 40 आना चाहिए। तो मान लो संख्या को x मान लेते हैं, तो संख्या की जगह हम क्या लिख दिया हमने, x। संख्या का माने x का 3/5, हल करेंगे, 3 का x से गुणा होगा 3x/5। अब ये दोनों भिन्न बन गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हर में 1 लिखा जा सकता है। ठीक, लघुत्तम 5, 5x 3x, 5x में से 3x घटा 2x, बटे में 5 ही रहेगा। 5 को पक्षांतर करेंगे, क्या होगा, गुणा हो जाएगा 40 के साथ, तो कितना हो गया, और 2 को पक्षांतर करेंगे भाग। इस तरह हल करेंगे, क्या आएगा, 2 1 कम 2 2 यानी 20 बन गया। तो 5 × 20 = 100। तो यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी। समझ आ गया। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, पॉज करके आराम से और देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी।
कितनी देर में, यानी समय पूछा है। तो देखो दूरी किसको मानते हैं, रेलगाड़ी वाला प्रश्न में रेलगाड़ी की लंबाई को, और चाल तो प्रश्न में दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 75 मीटर, क्या रेलगाड़ी की लंबाई, वही दूरी मानना है, और चाल दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ मीटर में इकाई है, यहाँ किलोमीटर में, तो समान करना जरूरी है। तो किलोमीटर को अगर मीटर बनाएंगे तो क्या होगा, 90,000 मीटर। अब यहाँ घंटा है, भाई किलोमीटर के साथ घंटा इकाई था समय का, तो घंटा को अगर सेकंड बनाएंगे तो क्या, मिनट बनाएंगे तो 60 मिनट, और सेकंड बनाएंगे तो 60 गुणित 60 सेकंड, यानी 3600 सेकंड होता है। अभी इस तरह यहाँ हल किया, देखो 75 एकम 75, और 75 का से भाग करोगे ये तो नीचे आता है 1200। ठीक, अब देखो इसको हमने क्या किया, ये शून्य शून्य कट गया। अब देखो क्या बचा, ये 1/12 गुणित 6 छक्का 36, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, क्या मिला 3। तो यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे हल करेंगे। माना कि विद्यालय में लड़के व लड़कियों का प्रतिशत योग 100% है। क्या करना है, हमेशा कुल संख्या को 100% माना जाता है, ये याद रखना। तो लड़का और लड़की को जोड़ेंगे प्रतिशत को, तब 100 होगा। तो लड़का का तो दिया है ना 70%, तो लड़की का कितना होगा जी, दोनों का जोड़ने पर 100, तो इसका 30 होगा। 70 को घटा देते हैं 100 में, तो लड़की का प्रतिशत मिल गया 30%। चूंकि 30% बराबर 756, क्यों, क्योंकि लड़कियों की संख्या पता है। तो लड़कियों की संख्या कितना है 756, और लड़कियों का प्रतिशत यहाँ से मिल गया 30, तो 30% बराबर 756, तो 1% बराबर, कम का जानना है तो भाग करते हैं। अब 70% जानना है क्या, लड़कों की संख्या, तो लड़कों को प्रतिशत कितना मिला, यहाँ दिया है ना प्रश्न में 70, तो इस तरह 70% का जानना है तो 1% से अधिक का जानना है तो गुणा करेंगे। इस तरह इसको हल करो, क्या आएगा, देखो 1 शून्य 1 शून्य कट गया। अब देखो 3 से 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 252 गुणित 7, और 252 गुणित 7 को हल करो कितना आएगा, 1764। यही है लड़कों की संख्या। ठीक, देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, देख लीजिए और अच्छे से पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पुलिस वाला चोर को 500 मीटर की दूरी पर देखता है। चोर व पुलिस वाले क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। देखो ट्रेन वाला मैं प्रश्न बनाया था, उसमें जब एक ही दिशा में जाता है तो क्या करते हैं, 2 चाल रहता है, तो बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटाकर चाल प्राप्त किया जाता है। दूरी क्या है, बीच की दूरी। ठीक, तो इस तरह उसी नियम से ये बनेगा। तो समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना हो गया, चोर और पुलिस के बीच में 500 मीटर की दूरी था, और चाल क्या हो जाएगा, बड़े चाल में से छोटे चाल को घटा देंगे तो 12 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर घट जाएगा। इस तरह मिल गया 500 मीटर बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर में है, किलोमीटर में है, तो इसको मीटर बनाना पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर माने क्या होता है जी, 2000 होता है ना। तो इस तरह हमने 2 किलोमीटर को क्या लिख लिया, 2000 मीटर प्रति घंटा। तो चलो इसको अब हल करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो ऊपर से 2 शून्य, नीचे 2 शून्य, 5 एक कम 5 चौ, तो क्या मिला 5/20 से 1/4। अब 1/4 को अगर मिनट बनाना है तो 60 से गुणा कर दो, तो ये मिल गया 15 मिनट। ठीक, तो इस तरह कितना समय लगा, 15 मिनट। तो यही है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। यदि बादल की गर्जना बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद आती है तो बादल कितनी दूरी पर है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे हल करेंगे। दिया क्या है, ध्वनि की चाल दिया है 330 मीटर प्रति सेकंड, प्रश्न में दिया है समय कितना दिया है 10 सेकंड। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, हमको दूरी जानना है ना कितना दूरी पे, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो चाल दिया है कितना 330 और समय कितना दिया है 10,
तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3300 मीटर हो गया। अब चूंकि ये मीटर में दिया है, किलोमीटर बदलने पर क्या करेंगे 1000 से भाग कर देते हैं, कितना मिला 3.3 किलोमीटर दूरी। ठीक, तो इस तरह बादल की दूरी कितना है जी 3.3 किलोमीटर। तो चलिए अब चलते हैं आज की इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट और सरल भी प्रश्न है। देखो, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणा करोगे तो एक संख्या गुणी दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र को दिमाग में रखो। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, कोई भी दो संख्या दिया है उसका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य का गुणा करोगे तो जो संख्या मिलता है वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र है, ये नियम है। तो भाई महत्तम समापवर्तक दिया है, लघुत्तम समापवर्त्य भी दिया है, एक संख्या भी दिया है, दूसरी संख्या जानना है तो पक्षांतर के नियम से दूसरी संख्या जानना है। 24 को पक्षांतर करेंगे तो गुणा हमें तो भाग हो जाएगा। 24 से कम 24 दूनी 8 गुणित 2 8 दूनी 16। तो यही है दूसरी संख्या। ठीक, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो में कहीं कमी लगा हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।